हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये जो हाल में इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही तो है, स्पेशली स्टैंड ऑफ रेंजेस से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में। पर कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हमें सीखने को मिले हैं जिसको लेकर हमें इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, और ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो कई जो हमारे वेपन्स हैं इनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस प्रूव हुई, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, फिर रफाल के साथ जो स्कैल्प मिसाइल हो गई, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर को देखें तो ये हमें नज़र आता है कि एयर कॉम्बैट कैसे चेंज हो रही है, और अगर आप किसी एयरफोर्स के अगेंस्ट में जो कि एडवांस है लड़ने जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको एडवांटेज दे सकती हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक जगह तो हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी कि लिमिटेड बजट में भी उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डिसेंट मेंटेन किया है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये क्विक फिक्सेस करने में तेज़ है। जहां वो देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स उनसे आगे निकल रही है और स्ट्रेट अवे इंडियन एयरफोर्स को एडवांटेज मिल रहा है, वो तुरंत ही सॉल्यूशन उसके अगेंस्ट में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट लिया जा रहा है ये इसी के अंतर्गत लिया जा रहा है। तो इस बार पाकिस्तान एयरफोर्स को इसकी कमी खली थी, क्योंकि S-400 की वजह से वो इंडियन बॉर्डर के आसपास भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें खतरा था। कुछ कोशिशों में उन्हें नुकसान भी हुआ है जिसके बारे में पब्लिकली डिस्कशन नहीं हो रहा है, खासकर कि इनकी F-16 की जो फ्लीट है उससे सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ है। तो ये जो J-35 फाइटर है ये जब प्रिक्योर कर लिए जाएंगे तो इनके लोअर RCS का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सहूलियत रहेगी कि वो इंडियन बॉर्डर के और पास आ सके और फिर सरफेस टारगेट्स को निशाना बना सके। क्योंकि इस बार उन्होंने काफ़ी कोशिश करी और ये रियलाइज़ किया कि भले ही उनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो कि 300 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज के साथ आते हैं, पर फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है। उन वेपन्स को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए इन्हें ज़्यादा अंदर पुश करना पड़ेगा, और उसमें इनका जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है ये हेल्पफुल साबित होगा। तो मॉडर्न कॉम्बैट में आपके 3 की प्लेयर्स हैं एयर डोमिनेंस के लिए। पहला जो है ये आपका लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि S-400 हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल्स हैं। तीसरा लोअर RCS एयरक्राफ्ट है जो कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। खैर जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है उसे हम अलग ही रखेंगे, लेकिन अगर आपको 4.5 जेन एयरक्राफ्ट के साथ एयर डोमिनेंस करना है तो आपको लॉन्गर रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल चाहिए। साथ में उनके सपोर्ट के लिए आपको लॉन्गर रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए ताकि एनिमी आपकी तरफ ना आ पाए। और इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ज़्यादातर लड़ाई अब अपने ही एयर स्पेस में रहते हुए लड़ेंगे, जैसा कि इस बार हुई थी। तो अपने ही एयर स्पेस से डोमिनेट करने के लिए आपको लॉन्गर रेंज वेपन चाहिए, और उनके अगेंस्ट में अगर आपको काउंटर चाहिए तो वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो सकता है जो कि आपके ज़्यादा क्लोज आ सकता है बिना रडार में डिटेक्ट हुए। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि इस बार की कॉम्बैट में जो रियल हीरो रहा है इंडियन एयरफोर्स की साइड से ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो इन्होंने जो एयरक्राफ्ट वगैरह शूट डाउन किए हैं वो अलग, पर इनके डर मात्र से जो पाकिस्तान एयरफोर्स पीछे रही है उसने हमें सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया, जिसकी वजह से हमने ईजिली इनके एयर बेसिस पर लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स से स्ट्राइक्स करी हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी अपने लॉन्गर रेंज वेपन्स को यूज़ करना, जिसके अंतर्गत उन्होंने PL-15 को भी यूज़ किया, जिससे इन्हें भले ही सक्सेस बहुत ना मिली हो पर डेटर करने में ये सक्सेसफुल रहे थे। फ्यूचर में ये 5th जनरेशन फाइटर को यूज़ करके अपनी इस कमी को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, जिस पर हमें भी विचार करके इसका काउंटर तैयार रखना पड़ेगा समय से। तो पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कैपेबल नहीं है लॉन्ग टर्म वॉर को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि वो खुद से चीज़ों को नहीं बनाते हैं, वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। ये शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट लड़ सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स शुरुआत से ही अपना सारा जोर लगा देती है, इनकी जो जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये शुरुआत से ही उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि इंडिया की साइड से केस अलग है, यहाँ चीज़ें थ्रेट के हिसाब से एस्केलेट होती हैं और सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। बाकी इंडिया जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है वो आत्मनिर्भरता की है। तो इंडिजिनसली ही हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत अपने वेपन्स को हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़े तो वो हम सस्टेन कर पाएँ, हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम अवेलेबल हो। क्योंकि हम चाइना के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तैयारी उस केस में नहीं है। पाकिस्तान ये कर भी नहीं सकता क्योंकि उनकी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन जो हमारी अप्रोच है उसमें भी थोड़ा बदलाव करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। आत्मनिर्भरता जो है ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। खाली अगर आप इसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो प्रेजेंट में जो कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है उसको आप लैक करेंगे। तो अगर हम प्रोजेक्ट कुशा के लिए ही बैठे होते और S-400 हमारे द्वारा एज अ स्टॉप गैप ना खरीदे गए होते तो आज शायद हम एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में भी हो सकते थे। तो ज़रूरी है कि जब तक हम कैपेबिलिटी को खुद से डेवलप कर रहे हैं
उसके पहले भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी हो, ताकि प्रेजेंट में भी हम तैयार रहें। तो पर्सनली हमें स्टॉप गैप इंपोर्ट से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, फाइनेंशियली भार ज़रूर आता है, पर गवर्नमेंट को यहाँ पर स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट है। सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं होता, आपको इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो दो ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हमें क्विक फिक्सेस चाहिए। पहली जो है ये लॉन्गर रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को लेकर है। तो गांडीव मिसाइल का जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है, वो होती रहेगी, लेकिन उससे पहले हमें एक लॉन्गर रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल चाहिए जो कि एटलीस्ट हमारे रशियन प्लेटफॉर्म जो कि ज़्यादा बड़े नंबर में है उनसे इंटीग्रेट हो पाएँ। तो रशिया द्वारा जो R-37 मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाती हैं, इनके स्टॉप गैप प्रिक्योरमेंट पर हमें सीरियसली विचार करना चाहिए, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर में इनकी सक्सेस को देखते हुए। तो 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक यूक्रेनियन Su-27 शॉट डाउन किया गया था R-37 को यूज़ करते हुए, और वहाँ पर बताया जा रहा था कि 217 किलोमीटर की रेंज में ये एयर टू एयर किल स्कोर करी गई है। तो ये R-37 की कैपेबिलिटी है, और ये मिसाइल Su-35 और Su-30 SM-2 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट भी करी गई है। तो Su-30 MKI से भी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। यहाँ तक कि 2025 में एक रिपोर्ट आई है कि एक F-16 को भी R-37 को यूज़ करते हुए रशिया यूक्रेन वॉर में शूट डाउन किया गया है। तो ये जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होती हैं, ये भले ही टारगेट को हर टाइम हिट ना करें, पर उन्हें डिफेंसिव ज़रूर कर देती हैं, जो कि आपको मौका देती हैं एनिमी के और क्लोज जाने का। तो आपको रूम मिल जाता है कि अपनी दूसरी मिसाइल्स की जो एंगेजमेंट रेंज है उनमें टारगेट को ला पाएँ और फिर उनसे भी इन्हें इंगेज कर सकें। तो आपको ऐसी मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट है, और Su-30 MKI ऐसी मिसाइल्स कैरी कर सकता है। ये मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे कि MiG-29 हो गए, मिराज 2000 हो गए, इनके साथ जो मिसाइल्स इस्तेमाल होती हैं वहाँ भी सिग्निफिकेंट रेंज एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो जो अस्त्र मार्क 2 का डेवलपमेंट है, इसको स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट है, और इनका इंटीग्रेशन भी स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मिराज 2000 को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी मीका मिसाइल्स को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि उनकी रेंज सफिशिएंट नहीं है आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मिराज का जो अपग्रेड है ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें जितना पैसा लगा है उसके हिसाब से हमें कैपेबिलिटी नहीं मिली है। इस स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को तो फ्रांस खुद रफाल से रिप्लेस कर रहा है। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए करंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप मिराज को यूज़ नहीं करना चाहेंगे। एयर टू सरफेस रोल्स में डेफिनेटली इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ ये इफेक्टिव भी साबित होते हैं, पर एयर टू एयर रोल के लिए मीका मिसाइल्स के साथ आप आजकल के सिनेरियो में मिराज को नहीं फ्लाई करना चाहेंगे। तो मिराज 2000 के रोल्स को हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा, और इनको जैगुआर के साथ ही रखना सही होगा, क्योंकि इनको अपग्रेड करने में जितना पैसा लगाया जा चुका है उसके बाद दोबारा अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बेटर यही होता कि शुरुआत से ही हम इसमें डोमेस्टिक अपग्रेड करते। खैर, अब एक और चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं कि फ्रांस द्वारा मिराज 2000 के सोर्स कोड को नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने वेपन्स को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस रिलक्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से। तो ये बात हम आपको बता दें कि कोई भी मैन्युफैक्चरर हो वो ऐसे ही आपको सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि अकेले आप उसका मार्केट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सोर्स कोड है, आप उसके साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उनके मार्केट को हर्ट कर सकते हैं। Su-30 MKI के साथ केस अलग था। रशिया उस समय डेस्परेट था क्योंकि सोवियत यूनियन जस्ट टूटा था, तो उन्हें इंडिया से ये बड़ी डील चाहिए थी। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, चाहे फ्रांस हो चाहे कोई और हो, सोर्स कोड कोई आपको ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करा देता अनलेस कि उन्हें एक बड़ा प्रॉफिट दिख रहा हो। बाकी बात रही रफाल में इंडिजिनस वेपन्स को लगाने की, तो अभी जो नेवी ने डील साइन करी है उसमें क्लियरली एग्रीमेंट किया गया है और मेंशन किया गया है कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगा, जिसके अंतर्गत इंडियन वेपन्स को इंडिया में ही इंटीग्रेट किया जाएगा। तो फ्रांस आपको ये सहूलियत प्रोवाइड करा रहा है। इवन उत्तम रडार के इंटीग्रेशन का भी प्लान था, जो कि बाद में ड्रॉप करना पड़ा टाइम और प्राइस दोनों के बढ़ने की वजह से। तो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है कि फ्रांस यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा है। फ्रांस द्वारा रफाल की MRO फैसिलिटी भी खोली जा रही है, साथ में वो इसका फ्यूसलाज भी इंडिया में बनाएंगे, और अगर फर्दर ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो ज़्यादा कंट्रोल आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलेगा, क्योंकि वो 114 एयरक्राफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्विक फिक्सेस थे, पर ये भी तुरंत नहीं हो जाएगा। अगर आप आज एक्ट करते हैं तो इसमें 2-3 साल का समय लगेगा। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट फिक्स की। तो ये जो है इसके अंतर्गत हमें 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रिक्योर करना है एज अ स्टॉप गैप
आमका से पहले, क्योंकि पाकिस्तान इसको प्रिक्योर कर रहा है। भले ही अगस्त में ना मिले पर नेक्स्ट ईयर तक उन्हें 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो आपको एज मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म आप उनके अगेंस्ट में रखें। अदरवाइज जो S400 आपको एज प्रोवाइड करा रहा है वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा। आमका ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कैपेबिलिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इस पर आपको जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखने वाली है और वो ये है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म लें, आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि उस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल हो, यानी कि इंडिजिनस वेपन्स का भी इंटीग्रेशन आप कर पाएँ, साथ में आप अपने खुद के डेटा लिंक को उसमें यूज़ कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ नहीं होती हैं। मल्टीपल जगह से अगर आप हार्डवेयर को सोर्स करेंगे तो आपको उन्हें साथ में यूज़ करने में परेशानी आएगी, क्योंकि डेटा लिंक कनेक्टिविटी में इशू आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपना इंडिजिनस डेटा लिंक जो है उसे एज अ स्टैंडर्ड बनाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस काम को करें, और फिर उसके बाद भले ही जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो आपसे सोर्स कोड शेयर ना करे, उन्हें ही इंस्ट्रक्शन दें कि वो आपके डेटा लिंक को अपने प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करके ही आपको प्रोवाइड कराएं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स इन चीज़ों पर काम करती है या नहीं करती है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।